गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट शेष रह गया था उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। उसमें हम बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहे थे और लास्ट में हम पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। पोल स्ट्रेंथ पे जाकर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था, लेकिन हमने पोल स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं बताई थी। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं बताई थी। तो देखिए, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की हम बात करते हैं। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। तो इसकी यूनिट हमने बताई है न्यूटन पर टेस्ला और एम्पियर इंटू मीटर। तो ये वाला जो यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर, ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है। ये आगे एक चैप्टर में फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से निकाला गया है। तो यहाँ तो आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है, एम्पियर इंटू मीटर। ऐसा यूनिट हम बताते हैं किसके लिए? पोल स्ट्रेंथ के लिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के लिए। इसके लिए एक यूनिट जो हमने न्यूटन पर टेस्ला बताया है वो तो हम देख सकते हैं यहीं से। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्मॉल एम के लिए, पोल स्ट्रेंथ के लिए, फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये फॉर्मूला बताया था, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन बी। एफ अपॉन बी, फोर्स इन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिट इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोल पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसी के इक्वल होती है पोल स्ट्रेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं यूनिट एम के लिए। देखिए, ऊपर है फोर्स, नीचे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। तो यहाँ से एम का यूनिट बना, ऐसा यूनिट बना न्यूटन पर टेस्ला। तो यही हमने बता रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, न्यूटन पर टेस्ला। क्लियर है? ये डायरेक्ट लर्न करना है आपको, ये वाला अभी मैंने बता दिया है पीछे फॉर्मूले से निकाल कर। क्लियर है? अब देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बात भी नहीं की थी। इसमें हमने बता रखा है कि किसी बार मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट अज्यूम कर लीजिए। हालांकि ये डायग्राम जो है वो इस टॉपिक के लिए है, इसके लिए नहीं है। आपको यहाँ केवल बार मैग्नेट देखनी है। ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। इसके लिए हमने पोल स्ट्रेंथ माइनस एम बताई है, इसके लिए पोल स्ट्रेंथ प्लस एम बता रखी है। आपको केवल ये बार मैग्नेट ही देखनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं देखना है, ये फोर्स भी नहीं देखना है। क्लियर है? ये बार मैग्नेट देखिए। तो इस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये है। क्लियर है? जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एंड का है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एंड का है। तो किसी बार मैग्नेट के लिए जो हम पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम बताते हैं, उसका मैग्नीट्यूड उस बार मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, अगर हम इस बार मैग्नेट को इस तरीके से इसकी लेंथ के अलोंग, ये इसकी लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग इसको बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ये वाली इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। इस एक्सिस के अलोंग हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हाफ हाफ हो जाएगा। देखिए, एक बार मैग्नेट ये बन जाएगी और एक बार मैग्नेट ये बन जाएगी। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इसके लिए भी a/2 हो जाएगा, इसके लिए भी a/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया तो फिर पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ बताया व्हेन बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट में हमने यही बताया है कि उसकी एक्सिस के अलोंग हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट करें। एक्सिस ये थी, इसी के अलोंग हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो हमने कहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, m/2 हो जाएगी। क्लियर है? इसको हम आगे यूज में भी लेंगे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में आगे। अब देखिए, अभी हमने इसको ऐसे कट किया था, इसकी एक्सिस के अलोंग कट किया था। अब हम इसको इसके मिडल से, बीच से इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इट मीन्स इसकी जो इक्वेटर है उसके अलोंग अगर कट करें, जिसको हमने बोला है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो तो चेंज होगा नहीं। और अभी हमने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है कौन? पोल स्ट्रेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो दोनों के लिए, दोनों पार्ट्स के लिए, दोनों मैग्नेट्स के लिए सेम ही रहेगा। इसीलिए इस केस में, सेकेंड केस में एम जो है वो भी सेम ही रहेगी। इट मीन्स
इस पूरी मैग्नेट के लिए जितना पोल स्ट्रेंथ है, वो जो दो पार्ट्स करेंगे हम इसके, तो वो जो दो मैग्नेट बनेगी उनके लिए भी पोल स्ट्रेंथ सेम ही होगी, इसके इक्वल ही होगी। इसके लिए पोल स्ट्रेंथ एम बता रहे हैं तो उन दोनों पार्ट्स के लिए भी पोल स्ट्रेंथ एम ही बताई जाएगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, जबकि इस तरीके से आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है जितनी कि इस मेन मैग्नेट की है। क्लियर है बात। तो ये बात हमने यहाँ बता रखी है। तो ये पिछले वीडियो लेक्चर में जो बात रह गई थी उसकी हमने बात कर ली है। दो बातें रह गई थी, एक तो यूनिट रह गया था और एक ये नोट पॉइंट रह गया था, दोनों हमने यहाँ कवर कर दिए हैं। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जिसको हमने बोला है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने कूलम्ब्स लॉ की बात की थी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ किन्हीं दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता था। क्लियर है, जिसकी अभी हम नेक्स्ट पेज पे बात भी करेंगे। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, किन दोनों को, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ हम पहले कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म देख लेते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसकी स्टडी हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी। क्लियर है बात। तो देखिए मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ जो है वो किन्हीं दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले, किन्हीं दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बताता है। यह हमने मैग्नीट्यूड बता रखा है। तो देखिए ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है ±m1। ये सेकंड मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है ±m2। इनके ये जो दोनों पोल्स है, इसका n पोल, इसका s पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ r बता रखी है। और हम यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स बता रहे हैं, जो फोर्स बता रहे हैं, वो इन दोनों पोल्स के बीच में बता के चल रहे हैं। इन दोनों मैग्नेट्स के ये जो पोल है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, जबकि इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो स्मॉल r है। क्लियर है बात। तो इतना तो हम पहले से जानते हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। इसीलिए हमने इस पर फोर्स की डायरेक्शन इस ओर बताइए और इस पर फोर्स की डायरेक्शन इस ओर बताइए। इट मीन्स एन पर बताइए एस की ओर, एस पर बताइए एन की ओर। ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर है बात। तो देखिए मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि इन दोनों मैग्नेट्स के ये जो मैग्नेटिक पोल्स है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो इन दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है। साइन छोड़ दीजिए आप, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2। तो दोनों पोल्स की, दोनों मैग्नेट्स के उन दो पोल्स की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, यही हमने यहाँ बताया। देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करें तो इक्वल आएगा और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने यहाँ के लिया है। के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट में जब इन दोनों पोल्स के बीच में कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, उसके लिए हम बता के चलते हैं μ0/4π, μ0/4π। CGS सिस्टम में के का वैल्यू 1 होता है। के का वैल्यू जो है वो इन दोनों पोल्स के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने दोनों पोल्स के बीच में कोई मीडियम नहीं लिया है, तब ये बताया वैल्यू के का। इट मीन्स दोनों पोल्स के बीच में वैक्यूम है और फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। क्लियर बात। इवन एयर भी नहीं है। तो उस केस में बताया एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में CGS में इसका वैल्यू 1 बताया जाता है, जिसकी हमने यहाँ बात नहीं की है। आपको एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर बात। अब देखिए तो के जो है वो है μ0/4π। तो के प्लेस पे अगर मैं यहाँ μ0/4π पुट कर दूँ तो मुझे
वैक्यूम में इन दोनों पोल्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये फॉर्मूला मिलेगा। देखिए एफ नोट इजिकल टू, एफ के प्लेस पे मैंने एफ नोट पुट कर दिया है, एफ नोट में वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के लिए नोटेशन लेके चल रहा हूँ। क्लियर है बात। फिर मीडियम में लगने वाले फोर्स के लिए हम इसको एफ एम बोल देंगे, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्लियर है। तो एफ नोट इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये किन्हीं दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। कब? जबकि उनके बीच में वैक्यूम हो, कोई मीडियम ना हो। अब देखिए म्यू नोट जो है उसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका जो वैल्यू होता है वो हमें डायरेक्ट लर्न रखना है, डायरेक्ट लर्न करना है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ यूनिट हम बता रहे हैं हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, जिसको हम नोटेशन की फॉर्म में H अपॉन एम, कैपिटल H अपॉन स्मॉल m, हेनरी पर मीटर, हेनरी के लिए कैपिटल H, मीटर के लिए स्मॉल m। इसका दूसरा यूनिट हमने बताया वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, वेबर के लिए WB, एम्पियर के लिए कैपिटल A, मीटर के लिए स्मॉल m। इसका थर्ड यूनिट हमने बताया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसके हमने 3 यूनिट्स बताए हैं। आपको इसका यूनिट यहाँ डायरेक्ट ही याद रखना है। ये यूनिट्स जो है वो फॉर्मूलों से निकाले जाते हैं, फॉर्मूले अभी आए नहीं हैं। देखिए यहाँ से इसका यूनिट तो आप बता सकते हैं, M1 M2 है, M1 M2 की फॉर्म M का यूनिट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, एम्पियर इंटू मीटर बताया था। ये फोर्स है इसका न्यूटन है। तो यहाँ से इसको सोल्व करके आप ये म्यू नोट का यूनिट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो आपको इनको डायरेक्ट ही लर्न करना है, कोई सा भी एक यूनिट आप डायरेक्ट याद रखिए। यहाँ देखिए मैं यूनिट बता देता हूँ। न्यूटन आप जानते ही हैं, फोर्स का यूनिट होता है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, ये मीटर हो ही गया, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, एम्पियर करंट का यूनिट हो गया। वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे। इस चैप्टर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, वहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बता के चलेंगे, वेबर। हेनरी जो है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है। 2 टाइप के इंडक्टेंस हम बता के चलेंगे आगे एक चैप्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वहाँ 2 फिजिकल क्वांटिटी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के लिए हम यूनिट बता के चलते हैं हेनरी। क्या? हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उसके रेस्पेक्ट में इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी रखा गया है। तो यहाँ मैंने यूनिट्स के बारे में थोड़ा आपको बताया, आपको डायरेक्ट यूनिट लर्न करनी है। हेनरी पर मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, या ऐसे रीड करिए इसको, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैंने वैक्यूम में बात की, लेकिन अगर इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कोई मीडियम हो, कितनी परमिबिलिटी का? म्यू परमिबिलिटी का, म्यू परमिबिलिटी का कोई मीडियम हो, तो फिर यहाँ म्यू नोट के प्लेस पे आप म्यू पुट कर दीजिए, म्यू नोट के प्लेस पे म्यू पुट कर दीजिए, तो मीडियम में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल जाएगा इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, जिनकी पोल स्ट्रेंथ हम M1 M2 लेके चल रहे हैं, M1 M2 लेके चल रहे हैं। ध्यान रखिए ये जो फोर्स हम बता के चल रहे हैं ये एक ही मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स नहीं है, ये 2 मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स हैं। क्लियर बात। अब ये अनलाइक पोल्स है, देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये अनलाइक पोल हुए, अनलाइक पोल्स है अगर ये, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन ये लाइक पोल होते हैं, अगर इस मैग्नेट का इधर हम नॉर्थ रखते उधर साउथ रखते, तो फिर नॉर्थ में क्या लगता? रिपल्सन लगता, रिपल्सिव फोर्स लगता। क्लियर है। तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड हम इन्हीं फॉर्मूलों से बताएंगे। क्लियर है बात। तो ये मीडियम में बताया, ये वैक्यूम में बताया, म्यू नोट का मैंने वैल्यू बताया। म्यू जो है उसका वैल्यू हम बता नहीं सकते क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हमने बताया म्यू एंड म्यू नोट का जो रेशियो है, ये म्यू था जिसको हमने बोला था परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू नोट था परमिबिलिटी ऑफ द
फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम म्यू आर बोल रहे हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। फर्स्ट चैप्टर में हमने एप्साइलन नोट, एप्साइलन आर देखे थे, उनको हम परमिटिविटी बोलते थे। 1 मिनट प्लीज़, लाइट चली गई है। उनको हम परमिटिविटी बोलते थे। एप्साइलन नोट को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्साइलन को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्साइलन आर को बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वो परमिटिविटी थी, ये परमिबिलिटी है। क्लियर है बात? नाम और सेम ही है, उसमें परमिटिविटी था, इसमें परमिबिलिटी है। PERMEABILITY। इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। जो हमने म्यू नोट का यूनिट बताया है, म्यू नोट के जो यूनिट बताए हैं वही म्यू के यूनिट भी होते हैं। तो देखिए, सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल आउट होके म्यू आर जो है वो यूनिट लेस आएगा। तो म्यू आर जो है वो यूनिट लेस है, म्यू एंड म्यू नोट है उस सेम यूनिट्स। क्लियर है? तो ये कूलम्ब्स लॉ हुआ मैग्नेटिज्म में, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिज्म में कूलम्ब लॉ किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। क्लियर है बात? ये हमने बात कर ली है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ हम बताते थे उससे इसको कंपेयर करते हैं। ये कोई 2 पॉइंट चार्जेज है, स्टैटिक पॉइंट चार्जेज है, जिनके बीच में डिस्टेंस है r। ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है। तो इन दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करता था कौन? कूलम्ब। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो बोलता था कि FE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करते थे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता था K। और वैक्यूम के लिए अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है और फ्री स्पेस है, तो उस केस में K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बता के चलते थे। क्लियर है बात? तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज है, ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर अभी हमने पिछले पेज पे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स बताया है। ये है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ किन्हीं 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता है, जबकि मैग्नेटिज्म में कूलम्ब लॉ किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की बात करता है। देखिए यहाँ म्यू नोट है, इसलिए मैंने यहाँ नोट लगा दिया, वैक्यूम में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए है ये फॉर्मूला। क्लियर है बात? तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ है और मैग्नेटिज्म में जो कूलम्ब्स लॉ है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन से यहाँ देखिए, डिस्टेंस के प्लेस पे तो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेज है, ये मैग्नेटिक चार्जेज है। पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं। हम पहले इसकी बात कर चुके हैं कि पोल स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है, उसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोला जाता है। तो M1 के प्लेस पे वहाँ Q1 है, M2 के प्लेस पे वहाँ था Q2, डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्टेंस है ही। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ कौन किसके इक्विवेलेंट है, तो देखिए Q के इक्विवेलेंट यहाँ है M, Q1 के इक्विवेलेंट M1, Q2 के इक्विवेलेंट M2 है। इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। Q1 के इक्विवेलेंट M1, Q2 के इक्विवेलेंट M2। तो मैं इसको बोल सकता हूँ Q के इक्विवेलेंट यहाँ है M। इट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है बात? अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के प्लेस पे यहाँ है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इक्विवेलेंट यहाँ है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। यहाँ 1/4 पाई, यहाँ भी 1/4 पाई। तो देखिए यहाँ का जो 1/एप्सिलॉन नोट है वो इक्विवेलेंट है यहाँ के म्यू नोट के। तो हमने यहाँ ये बताया कि 1/एप्सिलॉन नोट के इक्विवेलेंट यहाँ है म्यू नोट, Q के इक्विवेलेंट यहाँ है M। क्लियर है बात? फिर यहाँ हमने फिर से कंपेयर किया है किनको, ये है परमिटिविटी, ये है परमिबिलिटी। किसके लिए? मीडियम के लिए। देखिए
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, म्यू नॉट, म्यू आर, म्यू। इसको हम क्या बोलते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसको बोलते थे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है? इनमें रिलेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये बातें की थी। 19 से कंपेयर करते हुए हम इसको भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन के प्लेस पे म्यू, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर के प्लेस पे म्यू आर। अब यहाँ से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बनाए तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ से म्यू आर का फॉर्मूला बनाए तो म्यू अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने कंपेयर किया है, दोनों को कंपेयर किया है। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो ये आज का हमारा टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म और कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू।